हेलो गाइज। आज का अपना टॉपिक है फेरेंजियल आर्चेज या फिर इनको अपन ब्रैंकियल आर्चेज भी बोलते हैं। ठीक है। तो फेरेंजियल आर्चेज आपके एम्ब्रियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपने को ये देखना है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, उसको अपने को पढ़ना क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी ड्राइव हो रही हैं आपकी फेरेंजियल आर्चेज से। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप फेस पढ़ रहे हो या फिर डेवलपमेंट ऑफ टंग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से ही पता चलेंगे कि उनका डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है और किससे हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एम्ब्रियो जरूर पढ़नी पड़ेगी कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अभी फेरेंजियल आर्च। फेरेंजियल आर्च क्या होते हैं, ये एक रोड लाइक थिकनिंग होते हैं मेसोडर्म की। ठीक है, और प्रेजेंट रहते हैं अपनी फोरगट की वॉल में। और इनकी नंबरिंग अपन करते हैं क्रेनियोकोडली। ठीक है, नंबरिंग से क्या मतलब है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे आर्च में की फॉर्म में आएगी तो अपने को उसको नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा? नंबरिंग अपन फेरेंजियल आर्च के केस में करते हैं क्रेनियोकोडली, मीन्स हेड टू टेल। हेड टू टेल अपन इनकी नंबरिंग करते हैं। अब अपने पास तीन जर्मिनल लेयर होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो पहले अपन एंडोडर्म देखते हैं। जो एंडोडर्म होती है वो एक्सटेंड कर जाती है बाहर की तरफ और वो बनाती है आपके फेरेंजियल पाउच, या फिर इनको एंडोडर्मल पाउच भी कहते हैं। बल्कि जो एक्टोडर्म है वो डीपली इन्वेजिनेट करके बनाती है आपके एंडोडर्मल क्लेफ्ट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये रेड कलर से शो की गई आपकी एंडोडर्म। ठीक है, इसने फिर पाउचेस को बनाया है। और फिर जो ये ब्लू कलर में है ये आपकी एक्टोडर्म, इसने यहाँ पे फिर क्लेफ्ट को बनाया है। ठीक है, देखो ऐसे जा रही है और ये रेड वाली ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये है। और बची अब अपनी मेसोडर्म। जो मेसोडर्म होती है वो डिराइव होती है आपकी पैराएक्सियल मेसोडर्म और लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, अब जो ये मेसोडर्म है इसमें जो है इन्वेड कर जाते हैं आपकी न्यूरल क्रिस्ट सेल। ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपके स्केलेटल मसल और आपकी कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हेड एंड नेक को बनाने के लिए। ठीक है, न्यूरल क्रिस्ट सेल अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में आपको पता चलेगा कि न्यूरल क्रिस्ट सेल क्या होती है। ठीक है, और यही सेल मतलब जहाँ पे भी आपको कुछ स्ट्रक्चर बननी होती है नर्वस से रिलेटेड, या जहाँ पे भी नर्व सप्लाई अपने को देनी होती है, तो ये न्यूरल क्रिस्ट सेल ही माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, तो अब जो फेरेंजियल आर्च होते हैं उसमें हर एक आर्च, ठीक है, ईच आर्च में आपकी कुछ ये चार स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं हर एक आर्च में। जैसे स्केलेटल एलिमेंट होगा जो आगे जाके आपकी कार्टिलेज, लिगामेंट या बोनी मॉडल को बनाएगा। एक मसल होगा, एक आर्टरी होगी और एक नर्व होगी। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि जो नर्व ऑफ आर्च रन्स अलोंग विद, कि जो नर्व होती है वो कैसे रन करती है आर्च के अंदर। ठीक है, तो जो नर्व है आपकी वो क्रेनियल बॉर्डर से भी एंट्री कर सकती है और कोडल बॉर्डर से भी एंट्री कर सकती है। अगर वो क्रेनियल बॉर्डर पे है आपकी नर्व आर्च के अंदर तो उसको अपन कहेंगे पोस्टर ट्रीमेटिक नर्व, और अगर वो कोडल बॉर्डर पे है सिचुएटेड तो अपन कहेंगे प्री ट्रीमेटिक नर्व। ठीक है, और जो मसल होती है, मसल जहाँ पे बनती है फेरेंजियल आर्च में जो मसल बन रही है ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे ही रहे। ठीक है, वो मसल माइग्रेट कर जाएगी जहाँ पे उसका ओरिजिनल डेस्टिनेशन होना है, जो कि अडल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई नेक की मसल है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक की मसल आपकी यहाँ पे बनी तो यहाँ ही रहेगी, उसको माइग्रेट होना पड़ेगा क्योंकि उसको नेक में जाना है। इसलिए मसल में माइग्रेट अवे फ्रॉम द फेरेंजियल रीजन एंड कैरी देयर नर्व विद देम। ठीक है, और अब मसल जा रही है तो अपने साथ अपनी नर्व भी लेके जाएगी, नहीं तो फिर वो मसल फंक्शन कैसे करेगी बिना नर्व सप्लाई के। अब अपन देखते हैं कि जो अपने ये आर्च हैं इनसे अपने स्केलेटल एलिमेंट क्या क्या डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आर्च है, ठीक है, उसमें जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको अपन मेकल्स कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेंट्रल पार्ट और एक डोर्सल पार्ट। वेंट्रल पार्ट आपका सराउंडेड रहता है मेसेनकाइम से। ठीक है, फिर मेसेनकाइम में होता है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से दो मोनम बनती है, मतलब दो ग्रुप ऑफ सेट बनते हैं, एक तो मैंडिबल और एक बनेगा आपका मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन और टेम्पोरल। ठीक है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये सारी जो है ना आपकी फेशियल या फिर आपकी जो स्कल है उसकी मसल है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप ज़्यादा डीप जाना चाहो तो वेंट्रल साइड में मैंडिबल बनेगी और डोर्सल साइड में ये सब मसल, वो सॉरी बोन्स बनेंगी। बल्कि जो इसका डोर्सल पार्ट होता है, डोर्सल पार्ट से आपका इंकस, मेलियस जो कि आपकी ईयर ओसिकल की बोन है, और स्पाइन ऑफ स्फेनोइड बनेगी। अब आते हैं अपन सेकेंड आर्च पे। जो सेकेंड आर्च होता है उसके कार्टिलेज को अपन रिकट्स कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, इसके भी दो पार्ट अपन देख सकते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। डोर्सल पार्ट से आपकी स्टेप्स बनेगी, स्टाइलोड प्रोसेस बनेगा। ठीक है, अब आप देखो ये अपना ईयर ओसिकल पूरा बन चुका है। ठीक है, ईयर ओसिकल की दो बोन पहले बन चुकी थी, एक बोन अब बन चुकी है।
और ईयर ओसिकल की सारी डोर्सल पार्ट से ही बनी है, तीनों की तीनों बोन। ठीक। तो अब जिसका वेंट्रल पार्ट होता है सेकंड आर्च का, ठीक है, वो स्मॉलर कोनस ऑफ हाइयोइड बनाता है। हाइयोइड बोन का एक पार्ट होता है स्मॉलर कोनस, वो यहाँ से बनता है, और जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइयोइड, ठीक है, हाइयोइड पार्ट की ये बॉडी होती है, इसका जो सुपीरियर पार्ट है वो बनाएगा यहाँ से। और वेंट्रल और डोर्सल पार्ट के बीच में, ठीक है, पार्ट बिटवीन द वेंट्रल एंड डोर्सल डिसअपियर बट इट्स पेरिकोन्ड्रियम फॉर्म द स्टाइल ऑफ हाइयोइड लिगामेंट। ठीक है, अब जो डोर्सल और वेंट्रल के बीच का पार्ट है वो डिसअपियर हो जाता है, पर उसकी जो पेरिकोन्ड्रियम है, ठीक है, वो बनाती है आपकी स्टाइलोड लिगामेंट। और जो थर्ड आर्च है, थर्ड आर्च में वेंट्रल साइड तो डिसअपियर हो जाती है, और जो बचती है आपकी वेंट्रल साइड, डोर्सल डिसअपियर हो जाएगी, जो आपकी वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड आपकी बनाएगी ग्रेटर कोनस ऑफ हाइयोइड और लोअर पार्ट ऑफ हाइयोइड बोन। ठीक है, हाइयोइड बोन का जो सुपीरियर पार्ट था बॉडी का वो आप इधर बन गया था, अब लोअर पार्ट हाइयोइड बोन का इधर बन गया। ठीक है, तो अब अपने पास बचा है फोर्थ और सिक्स्थ आर्च। ठीक है, फिफ्थ कहाँ गया? फिफ्थ आपका हो जाता है डिजेनरेट। देखो यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ भी है कि फिफ्थ आर्च डिसअपियर सून एज फॉर्म। ठीक, तो जो आपका फोर्थ और फिफ्थ आर्च है ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और ये फ्यूज होके बनाएंगे कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। ठीक, तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जैसे जैसे अपन फर्स्ट से सेकंड पे आए, सेकंड पे थर्ड से आए, और थर्ड से फोर्थ पे आए, तो जो अपनी स्ट्रक्चर्स हैं वो नीचे खिसकती जा रही हैं। ठीक है, पहले स्कल पे थी, ठीक है, स्कल से फिर आपके हाइयोइड बोन यानी कि नेक में आई, और फिर उससे और नीचे नेक के वाले पोर्शन लैरिंग्स में आए। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे आर्चेज नीचे जाते जा रहे हैं नंबरिंग में 4 5, वैसे ही जो अपनी हेड एंड नेक की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नीचे वाली स्ट्रक्चर्स बनती जा रही हैं उनसे। तो ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। अब हम देखते हैं कि स्केलेटल डेरिवेटिव्स क्या क्या बनते हैं अपने फेरेंजियल आर्च से। जो अपन ने ऊपर देखा है उसी की थोड़ी समरी है कि फर्स्ट आर्च को अपन मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं। इससे आपकी मेलिस बनेगी, इंकस बनेगी, मैंडिबल बनेगी, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन और टेम्पोरल बोन का कुछ पार्ट बनेगा। और दो लिगामेंट बनेंगे इससे, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। और जो अपना सेकेंड आर्च है, सेकेंड आर्च को अपन हाइयोइड आर्च भी बोलते हैं। ठीक है, इससे आपकी स्टेप्स बनेगी, स्टेप्स यहाँ पे बन रही है, तो देखो आपका पूरा ये रोसिकल बन गया है फर्स्ट और सेकेंड आर्च से ही। फिर आप उसके बाद स्टाइलोड प्रोसेस बनेगा, स्टाइलो हाइयोइड लिगामेंट बनेगा। ठीक है, लेसर कोर्नियो ऑफ हाइयोइड बनेगा, और अपर हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ हाइयोइड बनेगी। फिर जो थर्ड आर्च है, थर्ड आर्च से आपका ग्रेटर कोनस ऑफ हाइयोइड बनेगा। लेसर वाला सेकेंड से बना रहा था, ग्रेटर वाला थर्ड से बनेगा, और बनेगा लोअर हाफ ऑफ द हाइयोइड। अपर हाफ सेकंड से बन रहा था, लोअर हाफ यहाँ से थर्ड से बन गया, तो यानी कि अपनी हाइयोइड भी पूरी होगी। ठीक है, हाइयोइड यहाँ पे पूरी होगी, और आपका जो ईयर ओसिकल्स थे वो फर्स्ट और सेकंड से पूरे हो गए। और जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है ये इकट्ठा हो जाता है, यानी कि फ्यूज हो जाता है, ये बनाता है आपका थायरॉइड, क्रिकोइड, और जी कॉर्निकुलेट, यूनिफॉर्म, हेरिटेनोइड, ये सब आपके, और एक बनाएगा आपका थायरोहाइयोइड लिगामेंट, और फिर एपिग्लोटिस। ठीक, अब अपन पर्टिकुलरली देखते हैं कि हमने बताया था कि हर एक आर्च में उसकी नर्व होगी, आर्टरी होगी, मसल होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंडिविजुअल आर्टरी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। जो फर्स्ट आर्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो इसमें आपकी नर्व होगी एक मैक्सिलरी, मैक्सिलरी की सेंसरी ब्रांच होगी, और जो मैंडिबुलर नर्व है उसकी दोनों होंगी, मोटर और सेंसरी ब्रांच। ठीक है, मैंडिबुलर जो नर्व है वो ब्रांच है आपकी ट्राइजेमिनल की, ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांच होती हैं। ठीक है, तो उसमें से एक मैंडिबुलर है जो कि फर्स्ट आर्च को सप्लाई करती है, या इससे डेराइव मसल को सप्लाई करती है। तो अब जैसे इसमें आर्टरी होगी आपकी मैक्सिलरी आर्टरी, जो मसल है, मसल इसमें आपकी बनेगी मेसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, माइलोहायोइड, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। डाइगैस्ट्रिक की 2 वैली होती हैं, इसलिए इसका नाम है डाइगैस्ट्रिक। डाई मीन्स 2, गैस्ट्रिक माने बेली। ठीक, देखो एंटीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इधर है, और पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक बाद में आएगा। ठीक है, टेंसर टिम्पैनी और टेंसर पैलेटाइन। ठीक है, अब ये मैंने कहा था कि जो मसल जहाँ पे जिसका ओरिजिन हो रहा है वो वहाँ से मूव करेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी मसल माइग्रेट कर जाती हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, एक्सेप्ट टेंसर टिम्पैनी की। ठीक, ऐसे ही आप सेकंड आर्च में हो, सेकंड आर्च की नर्व होती है फेशियल नर्व। ठीक है, और आर्टरी होती है हाइयोइड आर्टरी और स्टेपीडियल आर्टरी। यहाँ से जो मसल्स बनती हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है,
जैसे स्टेपीडियस होगी, स्टाइलोहायोइड होगी, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक होगी, एंटीरियर बैली फर्स्ट आर्च से बन चुकी थी, पोस्टीरियर सेकेंड आर्च से बन गई। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली होगी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस होगी। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस अपने आई के अराउंड रहती है, और ओक्यूली अपनी लिप्स के अराउंड, अपर लिप एंड लोअर लिप को फॉर्म करती है। जायगोमेटिकस, और फिर अपनी बकीनेटर होगी, नेजल मसल होगी, प्लेटिज्मा होगी। ठीक है, लेविएटर लेबाई सुपेरियलिस, लेविएटर लेबाई इंफीरियलिस। जो ये लेविएटर लेबाई सुपेरियलिस है, ये आपकी पोटोसिस में क्या होता है, इसकी पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, जो ओक्यूलोमोटर नर्व इसको सप्लाई करती है पोटोसिस में, उसकी मोटर सप्लाई बंद हो जाती है। एक लेविएटर एंगुली ओरिस होगी। ठीक है, और एक होगी आपकी ओरिकुलर मसल। ठीक है, ओरिकुलर मसल बोलते हैं अपनी ईयर वाली मसल। ठीक है, अब इसमें दो मसल ऐसी हैं, एक तो स्टेपिडियस और एक स्टाइलोहायोइड। ठीक है, इनको छोड़ के ये सब बाकी जितनी भी मसल्स हैं ये भी माइग्रेट कर जाती हैं। अब अपन देखते हैं थर्ड आर्च को। जो अपना थर्ड आर्च होता है, ठीक है, इसको नर्व सप्लाई करते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और आर्टरी होती है इसकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये सिर्फ एक ही मसल को बनाएगी, स्टाइलो फेरिजिनस। फिर अपन आते हैं फोर्थ आर्च पे। फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च दोनों को ही नर्व, एक ही नर्व सप्लाई करेगी, वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व 10। ठीक है, क्रेनियल नर्व 10 है वेगस, ये दोनों को ही सप्लाई करेगी, फोर्थ और सिक्स्थ को। बस इनकी ब्रांचेज अलग अलग हो जाएंगी, इसको सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच करेगी, इसको रिकरेंट लैरिंजियल ब्रांच करेगी वेगस नर्व की। ठीक, फोर्थ में आपका आएगा आर्च ऑफ अओर्टा, इसकी लेफ्ट वाली साइड, और सब क्लेवियन आर्टरी, और इसमें आपका आएगा डक्टस आर्टेरियोसस और पुल्मोनरी आर्टरी। अब देखो, अब इसमें मैंने कहा था कि जैसे अपन ऊपर से नीचे आएंगे आर्चेज के नंबर पे, तो वैसे वैसे स्ट्रक्चर अपनी नेक वाली आने लगेंगी। तो देखो यहाँ पे लैरिंग्स आ गया। ठीक है, मसल ऑफ फेरिंग्स आ गया, इंटरनल मसल ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट द टेंसर टिम्पैनी। ठीक है, टेंसर टिम्पैनी को नर्व सप्लाई करनी चाहिए ये वेगस नर्व। ठीक है, पर इसको वेगस नर्व सप्लाई नहीं करती, इसको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। ठीक, फिर सिक्स्थ से देखते हैं, ऑल इंटरेस्टिंग मसल ऑफ द लैरिंग्स एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉइड। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड के अलावा जितनी भी मसल्स होंगी वो सब सिक्स्थ आर्च से डेवलप होंगी। ठीक है, अभी अपन ने देखे आर्च की किस आर्च से क्या बन रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सोमाइट क्या होता है। ठीक है, और सोमेटोमियर क्या होता है। तो सोमाइट और सोमेटोमियर अगर एक डायग्राम देखो तो उससे जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, ये रहा अपना फेरिंजियल आर्च। ठीक है, ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके हेड बल्ज है। ठीक है, ये हो गया आपका हेड बल्ज। ठीक, ये हो गया आपका फेरिंजियल आर्च आ गया यहाँ पे। ठीक है, फेरिंजियल आर्च आने के बाद, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटी छोटी बल्जिंग सी देख रहे हो, इनको अपन कहते हैं सोमाइट्स। ठीक, ये आपके सोमाइट्स। ये सोमाइट्स बनते कैसे हैं, अपन देखते हैं। ये बनते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म से। देखो, ये रहा आपका पैरा एक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, जो सराउंड करता है आपकी न्यूरल ग्रूव को। ठीक, ये रहा। तो जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है यहाँ पे ये वाला एरिया। ठीक है, अब आप आगे जाके देखोगे कि ये वाला एरिया कन्वर्ट हो रहा है सोमाइट्स में। ठीक, देखो यहाँ पे ये सोमाइट बन गया, ये वाला एरिया अगर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे सोमाइट्स बन गया। किन से डिराइव हुआ है सोमाइट, ये हुआ है पैरा एक्सियल मेसोडर्म। जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है वही आगे जाके सोमाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इन सोमाइट्स का नंबर बढ़ता चला जाता है, 1 से 2 से 3। ठीक, तो अब अपन देखते हैं इधर सोमाइट्स। देखो, इधर भी अपन ने लिखा हुआ है पैराक्सियल मेसोडर्म जो है। ठीक, वो बनाती है मेसेनकाइम को। ठीक है, अभी ये मेसेनकाइम क्या करेगा, क्या तो ये आर्च में चला जाएगा। ठीक है, आर्च में जाने के बाद ये मस्कुलर, वहाँ की जो मसल जो अपन ने ऊपर आर्चेज में पड़ी उनको सप्लाई करेगा, या फिर ये क्या करेगा, ये एक मास की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मास की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। देखो, जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म होता है वो एक टिपिकल सोमाइट नहीं बनाता। ठीक है, वो पार्शियल सेगमेंटेशन बनाता है। ठीक है, जिससे कि 7 मास बनते हैं मेसेनकाइम के, उसको अपन कहते हैं सोमेटोमियर। ठीक है, 7 मासेस बनते हैं मेसेनकाइम के, उसको अपन कहते हैं सोमेटोमियर। ठीक है, फिगर में अपन ने देख लिया कि एम्ब्रियो में कहाँ पे होता है सोमेटोमियर। ये रहा, ये रहे सारे सोमेटोमियर, ये सब आपके सोमेट्स वगैरह ही हैं। ठीक है, तो अब अपने को ये भी याद रखना है कि
किस सोमैट से कौन कौन सी मसल डेवलप हो रही है। ठीक है, मसल कुछ कुछ मसल आपकी फेरेंजियल आर्च से रिलेटेड भी है। ठीक, जैसे कि सेकंड फेरेंजियल आर्च से रिलेटेड है आपका सोमेटोमियर सिक्स्थ, ऐसे ही आप थर्ड आर्च से रिलेटेड कुछ मसल्स को सेवन्थ भी सप्लाई करता है। देखो जैसे लैरिंजियल मसल जो कि सप्लाई होती है वेगस से, फोर्थ से, और सिक्स आर्चेस को आपको ऑक्सीपिटल सोमैट 1 एंड 2 भी करता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। अब हम देखते हैं कि पाउचेज क्या होते हैं। ठीक है, आर्चेज अपन ने देख लिया, और अब अपन देखते हैं पाउच। देखो तो अपन देखते हैं अपने पास होते हैं टोटल 5 पाउच। ठीक है, तो देखते हैं कि जो फर्स्ट पाउच होता है, हर एक पाउच की अपनी वेंट्रल साइड होगी, अपनी डोर्सल साइड होगी। ठीक है, थोड़ा इमेजिन में करके देखो कि आपके पास एक गोला है, एक एक गेंद के ऊपर आपने 7 गेंद रखी हुई है। ठीक है, तो उन सातों के सातों गेंद को जो आपने रखा हुआ है उसका एक वेंट्रल साइड होगा, एक डोर्सल साइड होगा। ठीक है, तो वही अपने को यहाँ पे इमेजिन करना है कि वो आपस में मिक्स होकर क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे, कोई मर्ज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपका फर्स्ट पाउच होता है, फर्स्ट पाउच की जो वेंट्रल और डोर्सल साइड होती है, वेंट्रल से बनती है आपकी टंग, टंग का कुछ पार्ट बनता है, और जो डोर्सल होता है। ठीक है, अभी देखो जो फर्स्ट पाउच है सेकंड पाउच है, इन दोनों पाउच का जो डोर्सल वाला हिस्सा है, वो दोनों डोर्सल मिलके बनाएगा आपका टिम्पेनिक रिसिस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी देखो ये टिम्पेनिक रिसिस बन रहा है फर्स्ट का, और सेकंड वाले का दोनों मर्ज होके बन रहा है। ठीक है, ये इतना पोर्शन देखो, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का मर्ज होके बन रहा है ट्यूबो टिम्पेनिक रिसिस। ठीक है, फिर यही आपका बनाता है ऑडिटरी ट्यूब और मिडिल लेयर को आगे जाके। ठीक, अब देखो सेकंड पाउच पे गए, सेकंड पाउच का डोर्सल तो अपन ने पढ़ ही लिया कि वो फर्स्ट के डोर्सल के साथ मिलकर कुछ बना रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड पाउच, सेकंड पाउच का जो वेंट्रल वाला हिस्सा होता है वो बनाता है पैलेटाइन टॉन्सिल को। ठीक, ये रहा सेकंड वाला जो ये टॉन्सिल लिखा हुआ है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल ही है। अब अपन देखते हैं थर्ड पाउच, जो अपना थर्ड पाउच रहता है उसका वेंट्रल वाला हिस्सा बनाता है थाइमस को। ठीक, और अब देखो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों के जो डोर्सल साइड होते हैं ना, इन दोनों की डोर्सल साइड मिलके ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। फर्स्ट और सेकंड की डोर्सल साइड जो बना रही थी वो अपन ने देख लिया। अब थर्ड एंड फोर्थ की जो दोनों डोर्सल मिलके बनाएंगे वो अपन देखते हैं। तो थर्ड की जो डोर्सल मिलके बना रही है उसे अपन कहेंगे इन्फीरियर थायरॉइड, या फिर थायरॉइड थर्ड। ठीक है, अब इसको अपन थर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थर्ड पाउच से डिराइव हो रही है। ठीक है, और जो फोर्थ का डोर्सल है वो बनेगा सुपीरियर थायरॉइड, जिसको अपन कहते हैं पैराथायरॉइड फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो फोर्थ पाउच से डिराइव हो रही है। ठीक है, तो अपने पास पैराथायरॉइड बन चुकी है पूरी इन्फीरियर और सुपीरियर डोर्सल से ही। ठीक है, अब जो थर्ड पाउच है उसका वेंट्रल थाइमस बनेगा, बचा सिर्फ अब एक फोर्थ का वेंट्रल बनेगा आपका लेटरल थायरॉइड। ठीक, इसके बाद अपन आते हैं कि फिफ्थ क्या बनेगा, फिफ्थ अब आपका बनाएगा अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। ठीक, फिर ये आगे जाके आपके बनेंगे सी सेल्स। सी सेल्स अपन बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड को। ठीक, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ मिलके आपका बनाएगा कोडल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर वो डिराइव करेगा इन सेल्स को। ठीक है, वो इस कॉम्प्लेक्स से भी ये सेल बनती है। ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स से कैसे बना है। ठीक है, ये बना है आपका न्यूरल क्रेस्ट सेल यहाँ पे माइग्रेट हुई है। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल यहाँ पे माइग्रेट हुई है और फिर उन्होंने ये वाली सेल्स बनाने के लिए इंड्यूस किया है। ठीक, तो अब अपन हाँ ये देख लेते हैं कि थोड़ा क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे फर्स्ट आर्च है, सेकंड आर्च है, थर्ड आर्च है, फोर्थ आर्च है, और आपका सिक्स्थ आर्च है। फर्स्ट फिफ्थ वाला हो गया आपका डिजेनरेट। ठीक, कभी कभी क्या होता है, ये जो सेकंड वाला होता है ना, जो सेकंड आर्च है, ठीक है, ये नीचे की ये डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक, और डाउनवर्ड मूव करके फ्यूज कर लेता है सिक्स्थ से। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, जो ये यहाँ पे कैविटी बनी है ये फिलअप हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, पर कभी कभी फिलअप नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक साइनस बन जाता है, इसको अपन कहते हैं सर्वाइकल साइनस। ठीक, और इसको आप ऑपरेट करने के लिए इसको आपको सर्जरी से ही ऑपरेट करना पड़ेगा, ये ऐसे ऑपरेट होता नहीं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं फेरेंजियल या फिर ब्रैंकियल आर्चेज। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ये ब्रैंकियल आना चाहिए यहाँ पे, ब्रैंकियल आर्चेज। ठीक, तो अब अपन देखते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो ये कंट्रीब्यूट करेगा अपने फॉर्मेशन स्काल्प की, फेस की, नेक की, फेरिंग्स की,
डेफिनेट माउथ और लैरिंग्स की, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर ही अपन ने देखी थी जो कि फेरेंजियल आर्चिस से बन रही थी ऊपर, ठीक है, अपने स्काल्प और फेस से लेके लैरिंग्स तक, इनके हेड एंड नेक की जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब अपैरेटस में होता है आपका फेरेंजियल आर्च, अपन पढ़ चुके हैं, फेरेंजियल क्लेफ्ट, फेरेंजियल पाउचेस भी पढ़ चुके हैं। अब अपन देखते हैं फेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है आपका पाउच और क्लेफ्ट की जो कॉन्टैक्ट साइट होती है वहाँ पे प्रेजेंट। देखो इसको डायग्राम में देखते हैं। देखो ये है आपका क्लेफ्ट, ठीक है, ये और ये पूरा एक फेरेंजियल आर्च है, ये पूरा फेरेंजियल आर्च है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको अपन ने क्या दिया है, फेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये रहे आपकी फेरेंजियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक आर्च के अंदर उसका एक कार्टिलेज, उसकी नर्व और उसकी मसल भी है, ठीक। और आप अगर थोड़ा 3D देखना चाहो तो ये रहा, ठीक है, ये ऊपर से पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है, इसको अपन ने काट दिया यहाँ से, ठीक है। काटने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये आपको आर्चेस दिख रहे हैं, फेरेंजियल आर्च, उनमें ये 3 स्ट्रक्चर आपको पता ही है, एक नर्व है, एक आर्टरी है और एक आपका मसल है, ठीक। तो ये हाँ, और ये रहे आपके सोमाइट्स, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे बल्जिंग से दिख रहे हैं ये आपके सोमाइट्स, ठीक। तो अब अपन देखते हैं इसमें 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ पैराथायरॉइड और डेवलपमेंट ऑफ थायरॉइड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पैराथायरॉइड थोड़ा अपन ने पहले देख लिया था कि पैराथायरॉइड कैसे बन रहा है, इन्फीरियर और सुपीरियर पैराथायरॉइड कैसे बन रहा है, ठीक है। तो बस अब अपने को लिखना है, बाकी अपने को पता ही है कि कैसे बन रहा है। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक इन्फीरियर पैराथायरॉइड और एक सुपीरियर पैराथायरॉइड, ठीक। जो इन्फीरियर पैराथायरॉइड पार्ट है, ठीक है, इन्फीरियर पैराथायरॉइड बनता है आपका थर्ड पाउच से, इसलिए उसको पैराथायरॉइड थर्ड भी बोलते हैं। जो सुपीरियर पैराथायरॉइड है उसको बोलते हैं अपन फोर्थ से। इसको अपन 3 वाला नंबर इन्फीरियर है, ठीक है, 4th वाला नंबर सुपीरियर है, ठीक है। तो इसलिए जो सुपीरियर पैराथायरॉइड बनेगा वो फोर्थ से बनेगा और जो इन्फीरियर है वो पैराथायरॉइड थर्ड, यानी कि वो थर्ड पाउच से बनेगा, ठीक है। अब जो थर्ड पाउच है ना, अब देखो, थाइमस विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द पैराथायरॉइड थर्ड, ठीक है, यानी कि पैराथायरॉइड थर्ड इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्लोजली रिलेशन में रहता है थाइमस, ठीक है। और ये थाइमस डिसेंड कर जाता है पैराथायरॉइड थर्ड के कोडली, ठीक। और जो फोर्थ पाउच से जो अपना सुपीरियर पैराथायरॉइड बना है, ठीक है, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड के क्लोजली रहता है आपका थायरॉइड, ठीक है, पर ये डिसेंड नहीं करता, ठीक है, ये डिसेंड नहीं करता, ठीक है। और ये इसीलिए देखो, अब ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड है, अगर ये नीचे जा रही है तो ये इसको भी नीचे लेके जाएगी, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, इसमें ऐसे ही हो रहा है, जो ये थाइमस है वो PT3 के साथ क्लोज रिलेशन में है, ठीक है। ये आपका थाइमस और ये आपका PT3 दोनों क्लोज रिलेशन में है, और ये नीचे जाएगा तो ये इसको भी नीचे लेके जाएगा, इसको भी डिसेंड करेगा अपने साथ साथ। ऐसे ही यहाँ पे है, जो आपका थायरॉइड है, थायरॉइड भी क्लोजली रिलेशन में है पैराथायरॉइड फोर्थ के, ठीक है। पर यहाँ पे जो थायरॉइड है वो डिसेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी डिसेंट नहीं करेगी पैराथायरॉइड फोर्थ, ठीक है। तो इसीलिए जो पैराथायरॉइड थर्ड होता है वो कोडल हो जाता है पैराथायरॉइड फोर्थ के, क्योंकि पैराथायरॉइड फोर्थ ऊपर ही रह जाता है अपने कोडल साइड, और इधर आ जाता है आपका थर्ड, और इस ये फोर्थ वाला रह जाता है आपका ऊपर ही, ठीक है। अब ये थर्ड वाला नीचे क्यों आ रहा है भाई, ये थर्ड वाला इसीलिए नीचे आ रहा है क्योंकि वो थाइमस से क्लोजली रिलेशन में है, और थाइमस नीचे आ रहा है तो वो उसको भी नीचे खिसका के लाएगा। देखो, जो ये थर्ड वाला है ये इसको नीचे खिसका के ले आया इधर, ये एरो ऊपर भले ही जा रहा हो, ठीक है, पर ये जहाँ था वहाँ पे ही है, ठीक। आप ऐसे देखो, जैसे ये है, ठीक, और ये वाला पहले से ही यहाँ पे है, ठीक, ये है आपका फोर्थ और ये आपका थर्ड, ठीक। तो ये थर्ड वाला माइग्रेट कर रहा है, ठीक, ये माइग्रेट करके नीचे आ गया, ठीक। अब ये वाला तो अपने लेवल पे ही है, ठीक, पर ये वाला नीचे आ गया ना, तो इसलिए ये थर्ड वाला हो जाता है कोडल हो जाता है फोर्थ के, ठीक। ये अपनी क्रेनियल साइड है, ये कोडल साइड है, ठीक है। तो इसलिए ये नीचे आ गया, ये फोर्थ वाला आपको ऊपर दिख रहा है सुपीरियर, और ये आपको नीचे दिख रहा है इन्फीरियर। तो ये सीन है इसका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक। तो अपने पैराथायरॉइड का डेवलपमेंट हमने देख लिया।
और अब अपन देखते हैं थायराइड का डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका डेवलपमेंट। जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, वो मेनली थायरोग्लोसल डक्ट से बनती है, ठीक है। अब ये डक्ट क्या है ये भी बताएंगे। और जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो अपन ने ऊपर देखा है, वो बनती हैं कोडल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जिसमें आपकी न्यूरल क्रेस्ट सेल आके माइग्रेट करती हैं, ठीक। तो देखो, सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। यार अपना फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, ठीक है। ये आर्च ऐसे ही फ्री नहीं होते कि भाई हवा में ये लटके रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अरे यार एक कैविटी या फिर एक कोई स्ट्रक्चर ही तो है जिसको अपन ने काट दिया, ठीक है। देखो जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, ये मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाली साइड है, ये वाली, ठीक है। ये वाली साइड ही यहाँ पे दिखाई गई है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है अपनी लिंगुअल स्वेलिंग, ठीक है। इनसे आगे जाके आपकी टंग बनेगी, ठीक, इससे भी और इससे भी, ठीक है। अब देखो, एक होता है ट्यूबरकुलम इम्पार होता है इनके बीच में, ठीक है। उसके नीचे होता है फोरामेन सीकम, जो ये आपको ब्लू डॉट से दिखाया गया है, ठीक है। और ये फोरामेन सीकम, यहाँ पे एक आपको डॉट दिखेगा, ठीक है। पर अगर जैसे ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन में आपको कोई छेद दिख रहा है, ठीक है, तो वो छेद आपको ऊपर से दिख रहा है, नीचे वो जाके एक पूरा ट्यूब बनाएगा, ठीक। जैसे कोई पाइप है, आप पाइप को ऊपर से देखो तो आपको सिर्फ एक छेद दिखेगा, पर उसकी लेंथ भी तो है ना कुछ। ऐसे ही यहाँ पे ये एक डॉट है, एक फोरामेन है, ये आगे जाके इन्वेजिनेट करती चली जाएगी और एक ट्यूब बनाती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन ने कहा है कि ये जो थायरॉयड ग्लैंड है ये थायरोग्लोसल डक्ट से बनती है, ठीक है। और ये डक्ट कैसे बनेगी, ये डक्ट उसी फोरामेन के इन्वेजिनेशन से बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं अपन। अब अपन ने ये वाला डायग्राम यहाँ पे उठा लिया है, ठीक। जो फोरामेन सीकम था उसको अपन इधर उठा के लिया है। देखो ये रहा आपका फोरामेन सीकम, ये ब्लू डॉट, ठीक है। अब ये इन्वेजिनेट कर रही है, ठीक है। इन्वेजिनेट करके ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। देखो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, टेस्ट ट्यूब जैसी। तो इसको अपन ने कहा है थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। ये एक डक्ट बन गई, ठीक है। और ये डक्ट आगे जाके बाइफिड कर जाएगी, ठीक है। बाइफिड यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद, ठीक है, जो यहाँ पे सेल्स होंगी, जैसे ये यहाँ पे ऐसे बाइफिड करेगी तो इसके अंदर सेल्स भी तो होंगी ना। तो जो इसके अंदर सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगा उन सेल्स में, ठीक है। प्रोलिफरेशन होने के बाद, ठीक है, तो ये थोड़ी स्वेलअप कर जाएगी, ठीक। वही अपने को यहाँ पे दिख रहा है। देखो साइड वाले डायग्राम में जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये डक्ट है अपनी, ठीक है। और ये नीचे आके ऐसे स्वेलअप करेगी। स्वेलअप क्यों करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स थी उनका प्रोलिफरेशन हो गया, ठीक। और ये रही अपनी लेटरल थायराइड जो कि बन रही है अपनी फोर्थ पाउच से, ठीक है। तो ये बन गया अपना थायराइड डेवलपमेंट फ्रॉम द थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। अब थायराइड है, थायराइड के अंदर सेल्स भी तो चाहिए, आपने बना तो ली, ठीक है। थायराइड तो आपने डेवलप कर लिया, अब उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कि प्रोलिफरेशन सेल्स ऑफ थायराइड है, पैराफोलिकुलर सेल्स, जो कि आपके हार्मोन या जो भी मटेरियल है वो सिक्रेट करेंगी, वो भी तो चाहिए। वो आएंगे आपकी कोडल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपिंग थायराइड और कोडल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये कोडल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स बाद में आपको पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड बना के देगा। फिर आपकी ये थायराइड ग्लैंड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड का डेवलपमेंट। अब अपन ने जितना काम का था वो सब देख लिया। अब अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल, ठीक है, क्योंकि बिना क्लिनिकल के मेडिकल नॉलेज कुछ है नहीं। अब देखो क्लिनिकल में अपन देखते हैं, पहले थायराइड का क्लिनिकल देखते हैं। थायराइड में क्या चीज़ हो सकती है, सॉरी। अब अपन देखते हैं थायराइड की एनामलीज, ठीक है। थायराइड में आपका शेप में डिफॉर्मिटी हो सकती है, फिर उसकी पोजीशन में डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि शेप में डिफॉर्मिटी कैसे होती है। देखो ये रहा आपका थायराइड। थायराइड ये आपकी नॉर्मल एक थायराइड है, ठीक है। ये आपकी थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। अब देखो, हाँ, ठीक, ये आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये इसका एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है।
अब ये जो डक्ट है ये थोड़ी टिल्ट हो जाए राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में टिल्ट होके जहाँ से कनेक्ट थी उस वाले स्ट्रक्चर को ऊपर खींच ले, तो ये वाला जो लोब है ये थोड़ा श्रिंक और स्मॉल इन साइज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर दूसरी वेरिएशन देखो तो ऐसा ही अगर इस साइड हो जाए इस वाले लोब के साथ, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाए और थोड़ा मतलब देखो ना सिमेट्री नहीं आ पा रही है ग्लैंड में, ठीक, यानी कि ये सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देगी। फिर हो सकता है कि जो आपका थोड़ा जो सेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ही मतलब स्टक हो जाए इसी पोर्शन में, ठीक, बाकी ग्लैंड आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है, पर यहाँ पे स्टक कर जाएगी कुछ सेल्स, ठीक। अब अपन इसकी एनॉर्मलिटी देखते हैं कि ये तो ठीक है, इसमें सारे पार्ट हैं, ठीक है, आपका सुपीरियर भी है, इन्फीरियर भी है, डक्ट भी है, सब कुछ है, पर फिर भी एबनॉर्मलिटी आ रही है उनकी शेप के हिसाब से, ठीक है। अब ये तो है सब कुछ होते हुए भी एबनॉर्मलिटी है। अब अपन देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर गायब हो जाए तो उससे भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है, जैसे इस वाले लोब को और इस वाले लोब को जोड़ता है आपका इस्थमस, ठीक है, दोनों लोब प्रेजेंट है पर इस्थमस प्रेजेंट नहीं है, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। इस्थमस प्रेजेंट है और एक लोब प्रेजेंट है पर दूसरा लोब गायब है, ठीक है, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। अब क्या हुआ, सिर्फ एक ही लोब है, यानी कि लोब भी गायब हो गया और आपका इस्थमस भी गायब हो गया। इस्थमस गायब हुआ तो भी एबनॉर्मलिटी, लोब गायब हुआ तो भी एबनॉर्मलिटी, और दोनों ही गायब हुए तो भी एबनॉर्मलिटी, ठीक है। ये तो होगी इसकी शेप के हिसाब से कि शेप में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बात है इसकी पोजीशन के हिसाब से, हमने देखा था कि जहाँ पे ये ग्लैंड बनती है वहाँ से माइग्रेट करके नीचे आती है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, हमने कहा था ना कि जो थायराइड है वो माइग्रेट करती है, ठीक है, और अपने साथ किसको भी खींच के ले आती है, थर्ड वाले को, पैराथायरॉयड थर्ड को भी नीचे खींच के ले आते हैं, जिसकी वजह से वो कोडल हो जाता है फोर्थ के। देखो अब ये आपका जैसे ये है, तो इसमें देखो अब इसको आप ऐसे देखो जैसे अपने को कोई अपना स्टार्टिंग जर्नी अपन ने की ए से और अपने को जाना है बी पे, ठीक है। तो जो रास्ता अपन अपना रहे हैं वो ये रास्ता है, ठीक है। अब बीच में क्या है, अपने को यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते आते ही अपन रुक गए, ठीक है, तो ये भी कोई बात नहीं बनी, ठीक है, और आते आते यहाँ पे रुक गए तो ये भी कोई बात नहीं बनी, ठीक है। अपना काम जब भी पूरा होगा जब अपन बी तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, तभी वो नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है इस वाली ग्लैंड के साथ। तो जब ये डिसेंट करती है ना, यानी कि जब नीचे की तरफ आती है तो बीच में कहीं पे डिफॉर्मेलिटीज़ की वजह से पूरा नहीं कर पाती, रास्ते में रुक जाती है, ठीक है। अगर यह आपकी जीभ के पास रुकी यानी कि टंग के पास रुकी तो ये आपका लिंगुअल थायराइड कहलाएगा, ठीक है, लिंगुअल थायराइड, ठीक है। इससे स्वेलिंग होगी, ठीक है, और आपको स्वेलो करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी बहुत। और दूसरा है आपका फिर इंट्रालिंगुअल, ठीक है, इंट्रालिंगुअल, इंट्रा माने इनसाइड, लिंगुअल माने टंग, यानी कि टंग के अंदर ही एम्बेडेड होगी है वो, ठीक है, थायराइड। जैसे यहाँ से पास हो रही थी तो यहाँ पे रुक गई और यहाँ से आपकी जैसे टंग डेवलप हो रही है तो टंग पे ही यानी कि टंग के अंदर ही थायराइड चली गई है, ठीक है। एक है फिर आपका सुप्रा हाइवेड और इंफ्रा हाइवेड, ये आपकी हाइवेड बोन है, ठीक है। अब जैसे वो डिसेंड करेगी तो बीच में हाइवेड भी आएगी, अगर वो हाइवेड के ऊपर ही स्टक करेगी तो सुप्रा हाइवेड, और हाइवेड के नीचे स्टक करी है तो इंफ्रा हाइवेड, ठीक है। और ये है आपकी इसकी नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ आना है इसको फाइनली, ठीक है। बीच में अगर कहीं पे रुकी या अटकी तो वो आपकी एबनॉर्मलिटी में आएगा। अब एक सिंड्रोम और है इसका पियरे सिंड्रोम, पियरे रोबिन सिंड्रोम, ठीक है। पियरे रोबिन सिंड्रोम एक जेनेटिक सिंड्रोम है, क्रोमोसोम नंबर 2, 11 और 17 की वजह से होता है, ठीक है। अगर इन क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी है तो चांसेस हैं कि आपको पियरे रोबिन सिंड्रोम देखने को मिले, ठीक है। ये जेनेटिक डिसरेगुलेशन होता है SOX9 जीन का, ठीक है। अभी SOX9 जीन क्या है, SOX9 जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ आवर फेस, ठीक है, फेस की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो अभी जो भी स्ट्रक्चर बन रही है ना, आप इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे काट दो, ठीक। अब अपना आधा चीज़ इधर से बनेगी, आधी चीज़ इधर से बनेगी, ठीक है। जैसे अपनी आइज़ है, जैसे अपना नोज़ मान लो आप, ठीक है, तो एक नोस्ट्रिल इधर से बनेगा, एक नोस्ट्रिल इधर से बनेगा, फिर ये बाद में फ्यूज़ होने के बाद ये कंप्लीट नोज़ बनाएंगे, ठीक है। तो आधी स्ट्रक्चर इधर से आएंगी, आधी स्ट्रक्चर इधर से आएंगी, फिर बाद में फ्यूज़ होके ही नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही है कि ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है फेस के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। तो अब देखो अगर SOX9 जीन फेस के डेवलपमेंट के लिए चाहिए और इसमें कुछ डिफॉर्मेलिटी आ रही है इस जीन में, ये डिसफंक्शनिंग हो गया या फिर इसका डिसरेगुलेशन हो गया, कोई प्रोटीन या एंजाइम ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से ये अपने आप को जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब उससे जो डिफॉर्मेलिटी देखने को मिलेंगी वो भी फेस से रिलेटेड ही मिलेंगी,
जैसे आपको माइक्रोगेनेथिया देखने को मिलेगा, यानी कि स्मॉल मैंडिबल। माइक्रो माने स्मॉल, गेनेथिया माने जो, और जो की बोन होती है आपकी मैंडिबल, ठीक है। तो माइक्रोगेनेथिया मीन्स स्मॉल मैंडिबल देखने को मिलेगी आपकी। ग्लोसोपोटोसिस, ग्लोसो माने टंग, पोटोसिस माने किसी चीज़ का रेट्रिक्शन हो जाना, ठीक है। जैसे आपने पोटोसिस पढ़ा होगा हॉर्नर सिंड्रोम में, अपर लिम्ब में एक सिंड्रोम है हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम की एक कैरेक्टरिस्टिक है पोटोसिस, ठीक है। पोटोसिस आपको माइस्थीनिया ग्रेविस में भी देखने को मिलेगी जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, स्केलेटल मसल की जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको पोटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि रिट्रैक्शन हो जाता है टंग का, ठीक है। पोटोसिस माने रिट्रैक्शन, ग्लोसिस माने टंग, यानी कि जो टंग है ना वो आगे आनी चाहिए अपने टीथ तक, वो आगे नहीं आ पाती, वो पीछे ही रिट्रैक्ट रह जाती है। क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। दो तरह के पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। तो इसमें जो हार्ड पैलेट होता है उसमें क्लेफ्ट रह जाता है, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट रहता है वो। और रूफ ऑफ द माउथ, ये क्लेफ्ट ही है, रूट ऑफ द माउथ, ठीक है। अगर आप अपनी टंग अपने ऊपर वाले दांत के थोड़ा पीछे वाले पोर्शन में टच करो तो आपको थोड़ा हार्ड पोर्शन फील होगा, उसको अपन कहते हैं हार्ड पैलेट। उसके पीछे है सॉफ्ट पैलेट जो कि मस्कुलर है, ठीक है। और ये रही आपकी टंग, और ये रही आपकी टीथ, ठीक है। तो ये वाला है आपका हार्ड पैलेट। एक अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो अपना अपर एयर वे है ये वाला, ये इतना, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक। तो ये सारी है आपकी पियरे रोबिन सिंड्रोम की डिफॉर्मलिटीज़, ठीक है। कि कोई बच्चा या कुछ भी आपके पास आए तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये पियरे रोबिन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। और एक होता है आपका फर चार्ज सिंड्रोम, ये भी एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल होती है ना फर्स्ट आर्च वाली, वो माइग्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। और अगर वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगी तो जो फर्स्ट आर्च से स्ट्रक्चर बन रही है वो बन नहीं पाएंगी, ठीक है। बनेंगी तो फिर, या फिर कुछ सेल्स माइग्रेट करेगी, कुछ सेल्स माइग्रेट नहीं करी, तो वो डिफॉर्मलिटी पैदा करेंगी। जो सेल्स माइग्रेट नहीं करी है तो वो स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं बन पाएगी, जो करेगी वो बन जाएगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं सर्वाइकल साइनस एनोमलीज, ठीक है। सर्वाइकल साइनस जो अपन ने पढ़ा था कि जो सेकंड आर्च है वो सिक्स्थ आर्च से ऐसे मिलता है और यहाँ पे एक साइनस बन जाता है। नॉर्मली ये भर जाता है पर कभी कभी ये नहीं भरता, तो यहाँ पे एक साइनस बन जाता है। अब देखो वो जो साइनस है वो क्या क्या बना सकता है। एक तो आपका ब्रेंकियल सिस्ट बना सकता है, ठीक, ब्रेंकियल साइनस बना सकता है, और ब्रेंकियल या फिर सर्वाइकल फिस्टुला भी बना सकता है। अब जो ये सिस्ट होता है, ठीक है, इसको अपन दो टाइप से कह सकते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड अपन कह रहे हैं कि ये साइनस कहाँ पे खुल रहा है। अगर ये साइनस अबव द जो लाइन खुल रहा है तो इसको टाइप 1 कहेंगे, और बिलो द जो लाइन खुल रहा है तो टाइप 2 कहेंगे। ऐसे ही अपने पास साइनस भी है, ठीक है। अगर ये साइनस, ठीक है, ये दो तरह के साइनस होते हैं ब्रेंकियल साइनस, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल उसको जब बोलेंगे जब वो बाहर की तरफ ओपन होगा, और इंटरनल उसको तब बोलेंगे जब वो इनसाइड द फेरिंग्स ओपन होगा, ठीक है। तो ये अपन ने सर्वाइकल साइनस की एनोमलीज देख ली है, फर्स्ट आर्च सिंड्रोम देख लिया है, पियरे रोबिन्सन सिंड्रोम देख लिया है, ठीक है। और ये अपने ने थायराइड की एनोमलीज देख ली हैं जो कि शेप और पोजीशन से हो सकती है। अब अपन देखते हैं कि जो, हाँ ये थोड़ा रह गया था कि जो थायरोग्लोसल डक्ट है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है। ये तो अपन ने देख लिया था कि वो फोरामेन सीकम था, वहाँ से एक डक्ट निकल रही थी, फिर बाद में जाकर बाइफिड हो रही थी, फिर बाइफिड होने के बाद वहाँ की सेल्स प्रोलिफरेट कर रही थी और अपनी एक ग्लैंड बना रही थी। अब देखते हैं कि अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो जैसे थायरोग्लोसल सिस्ट है, ठीक है, मे अकर एनीवेयर इन द डक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक, एक फिस्टुला भी बन सकता है आपका, ठीक है, फोरामेन सीकम की ओपनिंग पे ही, ठीक है। तो जो अगर आपका सिस्ट बना है या आपके फोरामेन सीकम की ओपनिंग पे ही कोई फिस्टुला बन गया तो उसको आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और एक कार्सिनोमा हो सकता है आपका थायरोग्लोसल डक्ट में, यानी कि कैंसर सेल्स वहाँ पे डेवलप होके उसका कैंसर कर सकते हैं थायरोग्लोसल डक्ट का, ठीक है। अब अपन देखते हैं इमेज गैलरी। इमेज गैलरी में देखो ये रहा एक फेरेंजियल, कई सारे फेरेंजियल आर्च, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हर एक फेरेंजियल आर्च में उसकी नर्व होगी और उसका मस्कुलर स्केलेटन होगा, ठीक है। ये रही आपकी प्री ट्रीमेटिक और पोस्ट ट्रीमेटिक नर्व्स, ठीक है, जो कि बताया था कि क्रेनियली और कोडली रन करती हैं फेरेंजियल आर्च में। ये रहा एक सिंपल सा डायग्राम फेरेंजियल आर्च का, ठीक है। ये आर्च, ये क्लेफ्ट बनाएंगे, ठीक है, इधर क्लेफ्ट बनता है, अंदर की तरफ पाउच बनता है एंडोडर्म से, ठीक है। ये क्रेनियल है, ये कोडल है, इसलिए अपन ने इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 क्रेनियल कोडल नंबरिंग कहा था ना अपन ने, तो ऐसे ही करी है क्योंकि ऊपर की साइड क्रेनियम है और यहाँ से ही अपन नंबरिंग करते चलेंगे फेरेंजियल आर्च की। देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है न्यूरल क्रस्ट सेल और फेरेंजियल आर्चिस का।
हाँ, अब देखो, अब थोड़ा अपने क्लिनिकल से रिलेटेड आया। अपन ने पढ़ा था पियरे रोबिन सिंड्रोम में कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, इस बेबी को आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि एब नॉर्मल है, ठीक है। पर जब ये अपनी माउथ ओपनिंग करेगा तो अपने को दिखेगा कि जो इसका पैलेट है, ये जो हार्ड पैलेट है, इसमें क्लेफ्ट है, ठीक। यानी कि ये इधर से और इधर से पूरा फ्यूज़ नहीं हो पाया। आधा इधर से आया था, आधा इधर से आया था, पर पूरा फ्यूज़ नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे क्लेफ्ट रह गया, ठीक। कभी कभी ये क्लेफ्ट हार्ड पैलेट के साथ साथ लिप में भी देखने को मिलता है, ठीक। क्लेफ्ट लिप विद क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप वाले बेबी को आप बाहर से देख के बता सकते हो कि क्लेफ्ट लिप है, और हम फिर इसके बाद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्लेफ्ट लिप है तो शायद क्लेफ्ट पैलेट भी हो, जो कि ज़्यादातर मिलते ही है लिप के साथ। माइक्रोगनेथिया भी हमने पढ़ा था पियरे रोबिन सिंड्रोम में। माइक्रोगनेथिया माने, माइक्रो माने स्मॉल, गनेथिया माने जो यानी कि मैंडिबल, ठीक है। अब देखो, आप इस बेबी की जो है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है। यानी कि जितना नॉर्मल इसको इतना होना चाहिए था ताकि इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखे अपने को, ठीक है। ये तो आफ्टर बर्थ है, ठीक। अगर बर्थ से पहले अपन डिटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड, हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड इमेज इधर दी गई है, ये अपन पहचान सकते हैं। इधर नोज़ है, इधर ये देखो, ये क्लेफ्ट लिप दिख रहा है अपने को, ये क्लेफ्ट लिप, और ये दिख रहा है माइक्रोगनेथिया, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होता तो इसकी शैडो थोड़ी आगे तक आती, ठीक है। और ये रहा आपका क्लेफ्ट लिप, ये वाला पोर्शन। तो ऐसे इसमें भी देख के बता सकते हैं, ठीक। देखो, क्लेफ्ट पैलेट ये रहा। ग्लोसोपोटोसिस भी पढ़ा था अपन ने पियरे रोबिन सिंड्रोम में। ग्लोसोपोटोसिस यानी कि जो रिट्रैक्शन है टंग का, ठीक। तो देखो, इसमें टंग पीछे ही रहेगी, टंग आगे नहीं आ पाई, ठीक। तो इसलिए इसको कोई भी चीज़ स्वेलो करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी वगैरह होगी। देखो, ब्रैकियल क्लेफ्ट पढ़ा था अपन ने, ब्रैकियल क्लेफ्ट, ये रहा आपका ब्रैकियल क्लेफ्ट। जब ये गर्ल निप्पल से, बोतल से सक कर रही है कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो ये क्लेफ्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक। और जब वो इसको स्वेलो करेगी तो ये क्लेफ्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऊपर नीचे ऐसे होता हुआ फील होगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी देख सकते हो, ब्रैकियल क्लेफ्ट के नाम पे बिल्कुल सेम वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। हाँ, एक ये चीज़ रहेगी अपनी ब्रैकियल सिस्ट। ब्रैकियल सिस्ट जो कि अपन ने बताया था कि जब सेकंड वाला आर्च डाउनवर्ड सिक्स्थ वाले को करता है तो वहाँ पे एक साइनस बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिस्ट बन जाती है उसको अपन कहते हैं ब्रैकियल सिस्ट, ठीक है। देखो, ये रही, ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी किसी पेशेंट में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इमेज गैलरी खत्म। थोड़ी सी इमेजेस यहाँ पे भी कलेक्ट की हैं। ये इमेजेस अपन ने देख ली है। ये हेड बल्ज है। हेड बल्ज किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, ये रहा प्रोजेंसेफेलोन, ठीक है, फिर मेजेंसेफेलोन, फिर टेलेंसेफेलोन, ठीक है, ऐसे डेवलप होगा ब्रेन। ये अपन ने सोमैट्स देखे थे, ये सोमैट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आर्च और सेकंड आर्च ऐसे देखे थे। ये है आपका हेड बल्जिंग, ठीक है, ये आपकी टेल। ये अपन ने मेम्ब्रेन के लिए, मेम्ब्रेन को समझने के लिए डायग्राम यूज़ किया था कि यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी आपकी फेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये एक डिफेक्ट है फर्स्ट आर्च सिंड्रोम का, एक बेबी है तो उसमें दिखा रखा है कि फर्स्ट आर्च सिंड्रोम से अपनी जो भी स्ट्रक्चर डेवलप हो रही थी वो हो नहीं पाएंगी, ठीक है। जैसे आप देखोगे, इसका डिफेक्ट रहेगा आपका माइग्रेशन ऑफ न्यूरल सेल्स की वजह से, जो कि फर्स्ट आर्च में नहीं हो पाएगा माइग्रेशन न्यूरल सेल्स का, जिसकी वजह से उसका एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर देखो प्रॉपर नहीं बन पाया, ठीक। और डिफेक्ट इन चिक बिटवीन द ओरिकल एंड द माउथ, ठीक है, ओरिकल और माउथ के बीच में ये चिक में डिफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंडिबल भी पूरी तरह से डेवलप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब थे। हाँ, देखो, ये रहा एक डायग्राम और सबलिंगुअल थायरॉइड का, ठीक है। सबलिंगुअल यानी कि टंग के नीचे, ठीक है। एक सबलिंगुअल था, एक था इंफ्रालिंगुअल, ठीक है, यानी कि टंग के अंदर ही, ठीक है। तो ये सबलिंगुअल थायरॉइड मास है एक 5 ईयर ओल्ड गर्ल में। देखो, ये रहा सबलिंगुअल थायरॉइड मास, ठीक है। ये कुछ रेडियोग्राफिकल इमेजेस, ये अपन ने देख लिया था। ये डायग्राम अपन ने यूज़ किया था कि पैरा एक्सेल मेसोडर्म से जो आपका सोमाइट है वो कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे पैरा एक्सेल मेसोडर्म ही है सिर्फ, ठीक है। फिर उससे सोमाइट डेवलप हुआ, फिर होते चले गए सोमाइट डेवलप, 1 से 3 से फिर 7 या इतने होते चले जाएंगे। देखो, अब लिंगुअल थायरॉइड क्या है, ठीक है। लिंगुअल थायरॉइड यानी कि टंग में ही थायरॉइड आपकी आ गई है। ये आपका, इस बच्चे ने मुँह ओपन किया हुआ है, ये है टीथ, ये है अपर लिप, ठीक, और ये है आपकी टंग। ये वाला पोर्शन सारा टंग का ही है।
ठीक है। ये आपका लेफ्ट टॉन्सिल, ये लेफ्ट टॉन्सिल है, ये आपकी यूवुला। ठीक, अब जो ये थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, इसको नीचे डिसेंड होना था, ठीक है, यहाँ से आपके गले में जाती है, फिर गले से थोड़ा नीचे डिसेंड होकर तब वहाँ पे रहती, पर ये यहाँ पे रुक गई, ठीक है, तो इसको लिंगुअल थायरॉयड कहते हैं। ये आई थी अपने कौन सी डिफॉर्मेलिटी में, शेप में तो नहीं आई थी, ये आई थी अपनी पोजीशन वाली डिफॉर्मेलिटीज़ में, ठीक है। तो इतना ही था अपना फेरेंजियल आर्च, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर एक्सप्लेन करते हुए कुछ गलती वलती हुई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए।